मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज अ गुड टीम। उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, somebody has to be very strong, very strong। ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, ना लोग मायूस हो चुके हैं। लोग अब तरक्की अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा, और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं और चाइना भी करेगा, क्योंकि दे हैव एपेटाइट है। अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है, अब वो रॉकेट नहीं चला सकता, उसके तो अपने हालात खराब है। जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास। बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सबके सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं। He is the master of politics, if you personally ask me. He's a master of optics or delivery or the selection of word. International दौरों पे आते हैं, लगता है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की। आप देख लें, रिपब्लिक डे आता है इस तरह की, जिस तरह के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं वो तो इलेक्शन बोर्ड से बाहर ही नहीं आए कभी आज तक। तो उनको हराना है तो मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं। तो $106 बिलियन मांग रहे हैं बार बार कांग्रेस से, ये यूक्रेन के लिए और गाजा के लिए। लेकिन साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एनवायरमेंट के लिए सिर्फ $12 बिलियन दिया है उन्होंने, क्योंकि वहां से किकबैक नहीं आना, वहां से वापस कुछ नहीं आना। $8 ट्रिलियन क्या किधर है? इसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सुप्रीमेसी इतनी है, अगर इनकी वेपनरी इतनी सोफिस्टिकेटेड है, रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से क्यों भागे ये $85 बिलियन का असला छोड़ के? $8 ट्रिलियन की नाकाम जंगें लड़ने के बाद आप भारत को कहते हो कि तुम पन्नों को यहां पे असैसिनेट करना चाहते हो। आप लोगों ने जेनोसाइड किया है मुस्लिम कम्युनिटी का, आपने इस्लाम के खिलाफ, यहां पे जॉर्ज बुश क्रूसेड कहते थे। खुशकिस्मती है ये भारत की, मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती तो नहीं है, मैं कहूंगा उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे हैं। आज मैं खुश हूं, चीमा साहब एक जरूर बात कहूंगा आपके देखने वालों को, मैं आज देखूंगा, हम तो नहीं कर सके, हम नहीं कर सके। सिखों ने अपने बदले लिए, चाहे जनरल डायर को अगलों ने जाके मारा, सिखों ने बदले लिए, आज हिंदू भी बदले ले रहे हैं। मैं खुश हूं, खुश हूं। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक इस वक्त कौन है? संजीव मेहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक। लग्जरी टी का और काफी का काम आज भी कर रहा है। मैं खुदा की कसम 2 लोगों की हिस्ट्री पढ़ी, मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई, गजनवी की और अब्दाली की। किस तरीके से वो लूटते रहे आके सरजमीन को, सिर्फ इसी वजह से, हमारे खुले दिल की वजह से। इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर या दूसरे मुल्कों के ऊपर, पन्नू साहब का, कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी फ्लोर इंटेलिजेंस की वजह से 3 मुल्क इन्होंने तबाह किए, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान। हम ईरान के साथ, वो कहते हैं हम थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन जोर से नहीं मारेंगे। तो ये कौन सी जंग है, कौन सा रिटेलिएशन? साथ स्ट्राइक किए, साथ माफिया भी मांग रहे हैं ईरान से, कहते सट लगी तो नहीं तुहानू, स्ट्राइक करांगे, प्लीज माइंड ना करना। कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस, दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं। डॉक्टर साहब इसको कैसे देखते हैं? मैं तो इसको ये स्टडी करता हूं कि इंडिया तो इजराइल की जगह ले रहा है अमेरिका के अंदर के। हम कभी सुनते थे कि जिस दिन अमेरिका इजराइल के लिए एड अप्रूव करता है, उसी दिन कांग्रेस जो है वो ओके करती है और उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पैसा। ये तो इंडियंस इस लेवल पे आ गए हैं। हाउ डू यू सी दिस? जरा इसमें बताएं। जो भारत चंद्रयान पे जाने की सलाहियत रखता है, आपका क्या ख्याल है ड्रोन बनाने की सलाहियत नहीं रखता? वो भी बना लेंगे अपना, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि इनके पास। बल्कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं, उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी। अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर, तो नासा के अंदर सबके सब भारतीय निजात इंजीनियर है उनके पास। बल्कि ओबामा ने टेक्नोलॉजी दे दी थी नासा की, तभी तो अमेरिका का कोई रॉकेट अब जमीन से नहीं उठ रहा है, वहां पे सिर्फ दूसरे मुमालिक के जो है रॉकेट जा रहे हैं। अमेरिका तो राजू रॉकेट बन चुका है, वो रॉकेट नहीं चला सकता, उसके तो अपने हालात खराब है, उनकी तवज्जो नहीं है। बल्कि हो सकता है कि रॉकेट परमानेंट बंद कर दें, कि ये जी एनवायरमेंट के लिए गलत है, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, आपको बताया था द ग्रीन एग्रीमेंट जो इस वक्त एओसी ने दे दिया है डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उसके अंदर मशीनरी नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिससे एनवायरमेंट को, बल्कि वो ये कहते हैं बेबीज आर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, बेबी कहते हैं बच्चे बनाने बंद करो, इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो उसके अंदर ये जो एक मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, मैं इसको हमेशा ये कहता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। जब आप 250 साल आपको हो जाएं, आपके पास इसको कहते, ये भी कहा जाता है ग्रोइंग पेन हो, आप बोर हो चुके हो। हम जिस तरह होता है ना, अमीर लोगों के बच्चे हर 10 मिनट बाद कहते हैं डैडी आई एम बोर्ड, तो वो इस तरह अमेरिकन बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं। $मिलियन के घरों में रहेंगे, अपने जेटों में सफर करेंगे, लेकिन प्रियस चलाएंगे शौक के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी टेस्ला ले लेंगे, दूसरों के लिए 2-3 बच्चे अफ्रीका से अडॉप्ट कर लिए जाएंगे,
लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर वी हैव, और फिर जहां बैठेंगे 2-4 गालियां एनवायरनमेंट को दे दी, 2-4 अरबियों को गालियां दे दी कि देखिए फासिल फ्यूल है, लेकिन अपने जेटों के अंदर अपने 20-20 हजार स्क्वायर फीट के घरों में बैठ के, जिस तरह कहा जाता है शीशे के घरों में बैठ के गुर्बत का मजाक उड़ाने का एक फैशन बन चुका है। तो यही अमेरिका के अंदर भी चल रहा है। लेकिन ग्रोथ, अब इनोवेशन खत्म है, मैथ इज रेसिस्ट है। अब तरक्की अमेरिका नहीं करेगा, कोई और ही करेगा, और वो करने वाले भारतीय भी कर रहे हैं और चाइना भी करेगा, क्योंकि दे हैव एपेटाइट। ये एपेटाइट के बगैर काम नहीं हो सकता। ये क्रूज कंट्रोल वाला काम नहीं है कि आप 18वीं सदी से क्रूज पे चल रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो ही करते जाएंगे। जिस तरह मैंने कल परसों मैंने आपको फरमाया था, आपको कहा था चीमा साहब कि इस वक्त गूगल के और सॉफ्टवेयर के जो सीईओ हैं, दे आर इन इंडिया, और उसमें उसी पे मैंने पढ़ा था कि इंडिया हैज मोर देन 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, और बोथ कंपनीज इंक्लूडिंग इन्फोसिस, दे आर कमिटेड कि 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस किया जाएगा भारत से। तो उसके बाद फिर आप मुझे ये बता दें कि तरक्की कौन सा मुल्क करेगा, फिर उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया था कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये ड्रोन और इस तरह की चीजों के अलावा कुछ दूसरी चीज यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं करते। अगर देखा जाए तो हर चीज इंपोर्ट होती है, गाड़ियां भी इंपोर्ट होती हैं, कपड़े भी इंपोर्ट होते हैं, जूते भी इंपोर्ट होते हैं, खुराक तक चाइना से इंपोर्ट होती है। तो अगर ड्रोन बना के ये नहीं बेचेंगे बाहर, तो फिर पकौड़े बेचेंगे, क्या बेचेंगे? इनके पास कोई और प्रोडक्ट नहीं है इसके अलावा, तो इसको रोक के फिर कहां जाएंगे ये? तो ये इनके हालात कमजोर हैं। हम ईरान के साथ, वो कहते हैं हम थप्पड़ मारना चाहते हैं लेकिन जोर से नहीं मारेंगे। तो ये कौन सी जंग है, कौन सा रिटेलिएशन? साथ स्ट्राइक किए, साथ माफियां भी मांग रहे हैं ईरान से, कहते सट लगी तो नहीं तुहानू, स्ट्राइक करांगे प्लीज माइंड ना करना। ये भी कौन सी स्ट्राइक है? वो इस तरह ही क्योंकि इलेक्शन का साल है, वो पटाखा चलाओ, इधर उधर छोड़ दो। अभी तो शुक्र करें इन्होंने उधर चलाया, अमेरिका के अंदर नहीं कुछ चला दिया पटाखा इन्होंने, क्योंकि हालात जो है वो इनके बिल्कुल चीमा सब जज्बों के साथ जंगें लड़ी जाती है, हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। अफगानिस्तान से जिस तरह ये रुसवा होकर निकले हैं, और बल्कि एक और चीमा साहब बात बताऊं, ये इल्जाम लगाते हैं भारत के ऊपर या दूसरे मुल्कों के ऊपर, पन्नू साहब का, कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अपनी फ्लोर इंटेलिजेंस की वजह से 3 मुल्क इन्होंने तबाह किए, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान। तो ये कहते हैं कि दूसरे कंट्रीज आके इंटरफेयर कर रहे हैं अमेरिका में। हाउ डेयर यू से दैट? $8 ट्रिलियन की नाकाम जंगें लड़ने के बाद आप भारत को कहते हो कि तुम पन्नों को यहां पे असैसिनेट करना चाहते हो। आप लोगों ने जेनोसाइड किया है मुस्लिम कम्युनिटी का, आपने इस्लाम के खिलाफ, यहां पे जॉर्ज बुश क्रूसेड कहते थे, डेजर्ट स्टॉर्म को कहते थे दिस इज क्रूसेड। एक बहुत बड़ा एलिगेशन था। जॉर्ज बुश साहब कहते थे कि मैं व्हाइट हाउस में, जब मैंने अटैक किया डेजर्ट स्टॉर्म का, तो बाहर में अपने गार्डन में, व्हाइट हाउस में, मैं रात को सोच रहा था, चक्कर लगा रहा था, तो मुझे विजन आया, ऊपर से खुदा की तरफ से इशारा आया, उन्होंने कहा तो निकला दो इन्होंने क्रूसेड। जब आप इस दौर 21वीं सदी के अंदर क्रूसेड लड़ रहे हैं, एंड यू आर होल्डिंग इंडिया लायबल फॉर पन्नू, हाउ डेयर? नहीं तो इनके अपने मॉरल्स क्या हैं? इनके मॉरल्स हैं इनके। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, दे आर द सन्स ऑफ द पायरेट्स देमसेल्फ। इनके कौन सी मोरालिटी है? आप मुझे ये बताएं, प्रीएम्प्टिव अटैक है, पैट्रियट एक्ट है यहाँ पे, उसमें कोई मोरालिटी है? गुडानमो बे है, उसकी मोरालिटी है? जो अगर ये कहते हैं कि पन्नू के खिलाफ वो गुप्ता, ना कोई शवाहिद है, ना कोई बात है, ना चीज है। इनके अपने क्या हालात हैं? लेकिन चीमा साहब ये इस तरह नहीं है। अब इस वक्त जिस तरह मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे जाती है, ममालिक अपने अपने फैसले लेते हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे, और इनको भी पता है कि भारत थोड़ा सा, भारत इनके पास, ये बताएं, ताइवान के साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास भारत के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं, नॉट अ सिंगल ऑप्शन। चाइना के पीछे जाना है तो कौन जाएगा इनके? पाकिस्तान जाएगा? कौन जाएगा इनके साथ? तो इनके और दूसरा ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था, खुशकिस्मती है ये भारत की, मैं समझता हूं उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती तो नहीं, मैं कहूंगा उनका बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा के वो बाहर भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट। और जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर भारत में बैठे हैं, 5 मिलियन, छोटे से नंबर नहीं है। तो चीमा साहब ये फिर इस तरह तो नहीं होता ना, इनके बस की बात नहीं है। अब ये जब तक अपनी इनोवेशन पे अपने बच्चों को बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, ये दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अमेरिका इज गोइंग थ्रू द टफेस्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मायूसी, लोग मायूस हो चुके। लेकिन तार साहब, आप मायूसी की बात करते हैं, दुनिया सारी जो है वो लांचा दे डंकियां ला के अमेरिका जाना चाहती है। आप मायूसी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी भी बड़ी वो है, डिफेंस में भी। हम कहते हैं कि जो 3 पावर के चेस बोर्ड होते हैं, ठीक है जी, एक आपका डिफेंस है, एक इकोनॉमी एंड एक पॉलिटिक्स है। जो डिफेंस का है, ये बेसिकली प्रोफेसर जोसेफ नाय, जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट पावर का, जिसने उसके ऊपर बड़ी उसने बुक्स लिखी है, फ्यूचर ऑफ पावर एंड सो, वो कहता है जी डिफेंस में आप देखिए अमेरिका कहाँ खड़ा है, $800 अरब, कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया में किसी मुल्क का।
आप इकोनॉमी में चले जाएं, $35 ट्रिलियन, $23 ट्रिलियन की तो जीडीपी है, कर्जे भी बहुत देने हैं, स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया है। आप पॉलिटिकल चले जाएं, पावर जरूर कंप्रोमाइज हुई है, लेकिन एक ही एक्टर है दुनिया में जो पूरी दुनिया में भागता है अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जहाज भगा सकता है, ना रशियन भगा सकता है, ना इंडियन भगा सकता है, ना ब्रिटिश भगा सकता है। तो तार साहब तीनों जो स्फेयर्स हैं उनमें असर तो नहीं क्या है। आप ये जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव है लुकिंग द अमेरिकन पावर? इसको आप कैसे करेंगे सर? शिवा साहब, मैं आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन आज से 20 साल पहले तक बिल्कुल ऐसे ही था। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होता था वो डेकोरेटेड होता था। लफ्ज डेकोरेटेड इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि उसने किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में खुद हिस्सा लिया होता था। जॉर्ज बुश सीनियर जो था वो आखिरी प्रेसिडेंट था जिसने कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा लिया था, अपना पैट्रियटिज्म जो है प्रूव किया था उसने। उसके बाद ये रस्म टूट गई थी। उसके बाद बिल क्लिंटन साहब आए, मोरालिटी के जनाजे निकले उनके व्हाइट हाउस के दौर के अंदर। फिर उसके बाद करप्शन के हालात ये हैं। मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने हर जंग हारी है दुनिया के अंदर, कोई जंग एक बता दी जो उन्होंने जीती हो। अब मैं $8 ट्रिलियन इन्होंने फेंका है 3 मुल्कों के अंदर। इन तीनों मुल्कों के अंदर इनका इंटेलिजेंस फेल्योर था, तीनों मुल्कों के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर सारे इंटेलिजेंस फेल्योर है। फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी सुप्रीमेसी इतनी है, अगर इनकी वेपनरी इतनी सोफिस्टिकेटेड है, रात के अंधेरे में अफगानिस्तान से क्यों भागे ये $85 बिलियन का असला छोड़ के? फिर उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि हूतियों से क्यों फिर भाग रहे हैं आज? फिर 3 बच्चे इनके मार दिए हैं, 35 जख्मी हैं, पता नहीं जिंदा मर गए हैं। ईरान को सीधा क्यों नहीं अटैक करते हैं? क्यों नहीं उसको जवाब देते? क्यों उससे डर के भाग रहे हैं आज? सुप्रीमेसी, इसको सुप्रीमेसी थोड़ी कहते हैं। दूसरी उसमें बात यह है, चीमा साहब, जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत कहते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। ये जमहूरियत के जनाजे निकल रहे हैं इस वक्त। ये यहां जमहूरियत की मैं मानता हूं बात, माजी में ऐसा ही था। दूसरा चीमा साहब बात ये होती है, सीएनएन जो है वो प्रोटेक्ट करता है व्हाइट हाउस को, शील्ड है, शील्ड है। इस वक्त दुनिया को असली हकीकत बताने की कोशिश नहीं की जा रही। व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी से गाड़ी सुबह चोरी होती है, शाम को शिप पर वो साउथ अफ्रीका चली जाती है। तो $106 बिलियन मांग रहे हैं बार बार कांग्रेस से, ये यूक्रेन के लिए और गाजा के लिए। लेकिन साथ अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ $12 बिलियन दिया है उन्होंने, क्योंकि वहां से किकबैक नहीं आ रहा, वहां से वापस कुछ नहीं आ रहा। $8 ट्रिलियन गया किधर है अगर पूछा जाए? और एक आखिरी बात बताना चाहूंगा चीमा साहब, पेंटागन के 6 ऑडिट फेल हो चुके हैं, 6 ऑडिट पेंटागन के फेल हो चुके हैं, और किसी के माथे पर बल ही नहीं है क्योंकि उनको सीएनएन प्रोटेक्ट कर रहा है। और आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे पे उन्होंने नारी शक्ति के नाम से उन्होंने फिमन को प्रमोट किया है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी थी, लखपति दीदी का उन्होंने प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। उसके बाद किसानों को कर्जे देने शुरू किए हैं। उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप के लिए लोगों को कर्जे की बात की है। उसके बाद सोलर एनर्जी की बात की है। और उसके बाद मोदी साहब ने उसको काउंटर किया बजट की तकरीर के बाद, और उसमें जो उन्होंने सबसे ज्यादा, मैं आप सरप्राइज, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की उन्होंने बात की। और मेरे ख्याल में दिस इज ट्रू कि मोदी साहब को कोई इलेक्शन का थ्रेट है या कुछ, क्योंकि रीजन, मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन से कभी बाहर आए ही नहीं। He is the master of politics, if you personally ask me. He's a master of optics or delivery or the selection of word. International दौरों पे आते हैं, लगता है वो कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की। आप देख लें, रिपब्लिक डे आता है इस तरह की, जिस तरह के इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। वो तो इलेक्शन बोर्ड से बाहर ही नहीं आए कभी आज तक। तो उनको हराना तो मेरे ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त। हालांकि अगर देखा जाए तो वो जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी, वो दूसरे अपनी वो पूरे नेशन के टूर पर निकले हैं, लेकिन ये सब कनेक्ट नहीं कर पाते। आज मैं सुन रहा था कि वो अपने कांग्रेस को कनेक्ट नहीं, इकट्ठा नहीं कर सकते, देश को किस तरह इकट्ठा करें। दूसरा, मैंने जो मोदी साहब के लिए किसी ने छोटी सी शरारत की थी कि साउथ के हमारी स्टेटों को कर्नाटका में सही फंड नहीं दिए जा रहे, फेडरल मरकज हमसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। उन्होंने एक दिन तकरीर की है, लेकिन दूसरे दिन साथ ही उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। उन्होंने ट्वीट कर दी, नहीं जी कि यूनाइटेड इंडिया इज गुड, आई एम वेरी प्राउड इंडियन। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त जिस तरीके से मैं आपको हमेशा अर्ज करता था, आज से कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि लोग बेजार थे लोग। और दूसरा जो सोशल मीडिया था वो फौरन लोगों को इंफॉर्मेशन देता, लोग फौरन उसका हल चाहते हैं। उसी वजह से लोग बेजार थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी। सारी नेशनलिस्ट मूवमेंटें खत्म हो चुकी हैं सिवाय मोदी साहब। मोदी साहब ने जो टीका नेशनलिज्म का भारत को दिया है, वो अब सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आप देख लें उसको। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से बाहर आते ही नहीं है। वो जो करते हैं फिर उसको मार्केट भी करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होती है ना कई दफा, कि आप करें फिर उसका क्रेडिट लें, प्रॉपर क्रेडिट लें। उनको सारा इस चीज का तजर्बा है, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना, टीम बिल्ड करना, टीम से काम लेना, रिजल्ट देखने, लोगों को बताना। मैं आप जरा एक मिनट के लिए आपको मैं कहता हूं, अगले दिन उन्होंने अपने जो वो आइलैंड को प्रमोट किया है, वो लग रहा है जिस तरह के बॉलीवुड के हीरो हैं। आपने देखा है, वो स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। है कोई दुनिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कर? मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज अ गुड टीम। उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं,
somebody has to be way strong, way stronger. ऑप्टिक्स, उसके मीडिया, उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए. अपने लाइफ टाइम में तो मोदी साहब अब इलेक्शन नहीं हारते. ये दिस इज वेरी ट्रू. बिल्कुल. बल्कि मैं इस चीज से भी एग्री करता हूं. मैं मौलाना आजाद की जो फिलॉसफी थी, वो कहते थे कि अगर मुसलमान इकट्ठे रहते बांग्लादेश के और पाकिस्तान के और भारत के, दे वर बेटर ऑफ. दे वर बेटर ऑफ. आप कभी एक मिनट के लिए सोच के देखें इस चीज को. जिस पॉइंट पे आज आप खड़े हैं, कंफ्यूज हैं, आज भी टू नेशन पॉलिसी, टू नेशन थ्योरी पे आप कंफ्यूज हैं, आज भी कंफ्यूज हैं. आप हर स्टेप के ऊपर कंफ्यूज हैं आज भी. आपको इस्लाम का पूरा पता नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि आपके लिए फॉरेन रिलीजन है. आपने उसका भी मजाक बनाया. आपने टू नेशन थ्योरी का भी मजाक उड़ाते हैं. आपने ईस्ट पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, आपने बंगालियों का मजाक उड़ाया, आपने बलोचियों का मजाक उड़ाया, आपने सिंधियों का मजाक उड़ाया. यू आर वेरी रेसिस्ट पीपल, वेरी रेसिस्ट पीपल अमंग ईच अदर. सर साहब तो सब पंजाबी रह गए ने, फिर साडा ना ही ले लो तुसी. नहीं, पंजाबी एक मैं जरूर कहूंगा, चीमा साहब पंजाबी खुले दिमाग के लोग हैं. मैं उसकी देखो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਭਾਜਨ, ਛੱਡੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ. और दूजे जाके देखो जरा, ਤੁਹਾਡੇ कर दे. सरकार बलोचिस्तान में आपके शनाख्ती कार्ड देख दे के गोलियां मारते. आप जाके देखें पठानों के इलाके में आपके साथ वो क्या करते हैं. और हमारी कमजोरी भी यही है, हमने हर इन्वेडर को वेलकम किया है. सारा जरा पहाड़ तो लेंदा, जफ्फे मार लेंदा. आओ भाईजान आ जाओ, तुसी ग्रीकी भाईजान आओ ना, बिस्मिल्लाह इधर ले आओ, रोटी तो की खाओगे. पठान जेड़ा था, मैं खुदा की कसम, 2 लोगों की हिस्ट्री पढ़ी, मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई, गजनवी की और अब्दाली की. किस तरीके से वो लूटते रहे आके सरजमीन को, सिर्फ इसी वजह से, हमारे खुले दिल की वजह से, हमारे अखलाकियात का उन्होंने गलत फायदा उठाया. हर दफा आके अब्दाली का देखें उसने इस मुल्क के साथ क्या नहीं. वो परमानेंट रहा ही नहीं इस एरिया के अंदर, सिर्फ लूटने आता था लूट के वापस, आता था लूट के वापस. मजाक उन्होंने बना दिया था इस खित्ते का. आज मैं खुश हूं. चीमा साहब एक जरूर बात कहूंगा आपके देखने वालों को, मैं आज देखूंगा, हम तो नहीं कर सके, हम नहीं कर सके. सिखों ने अपने बदले लिए, चाहे जनरल डायर को अगलों ने जाके मारा, सिखों ने बदले लिए. आज हिंदू भी बदले ले रहे हैं. मैं खुश हूं. आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक इस वक्त कौन है. संजीव मेहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक. लग्जरी टी का और काफी का काम आज भी कर रहा है. ऋषि सोनक ने बदला लिया कॉलोनियलिज्म का. मैं खुश हूं उसके ऊपर. आज अमरीका गोडिया ने पा लिया, इन्होंने सारे ने, गूगल वाले ने सारे ने रल के. मैं खुश हूं इस बात पर. हम नहीं चले, किसी ने तो किया, किसी ने तो बताया कि वी आर वर्थी, वी आर सीरियस पीपल. किसी ने तो किया. हमारे तो चले. मैंने आपको कई दफा इस चीज का इजहार किया है कि शायद आर डीएनए हैज इशू विद इट. मैं खुद अपने डीएनए पे परेशान हूं. लेकिन ये कि चले, कुछ तो उस खिते में लोग ऐसे हैं. मैं खुद देखता रहता हूँ. देखे ना, मैंने आपको बताया कि अभी मैंने रिसेंटली चनकिया पे रिसर्च कर रहा हूँ. मैं अभी गुप्ता और अशोका सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. इंडस वैली के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ. हमारा डीएनए भी इतना कमजोर नहीं है. पता नहीं क्यों हो गया, कुछ समझ नहीं आया. या तो फिर फॉरेन इन्वेडर के साथ हम ज्यादा मिक्सअप हो गए, हमारे वो डीएनए खराब हो चुका है. एक ये रीजन कभी मैं सोचता हूँ. वरना लैंड तो फर्टाइल. उसकी वजह ये देखें कि चनकिया के बारे में देखें, वेदया की किताबें देखें, साथ लेकर आए थे आर्यन्स यहाँ पे वेद की किताबें 150 एडी के अंदर. 150 एडी. और मैं आज खुश हूं भारत के ऊपर. मैं खुश हूं. दे आर चैलेंजिंग द एंटायर वर्ल्ड. आई एम प्लीज्ड विद इट, वेरी प्लीज्ड. बिल्कुल ठीक है तार साहब. अल्लाह करे पाकिस्तान में भी स्टेबिलिटी आए और हम भी चैलेंज करें सिस्टम को, और अपने भी किस्मत संवारें और दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर करने की कोशिश करें. अगर हम ये अपने जो मुर्शिद की लड़ाई से बाहर निकल आए, तो पाकिस्तान जो है वो तो 26-27 करोड़ पाकिस्तानी है. और तार साहब यही सारे हैं 5-6 बंदे हैं जिनकी सारी दिहाड़ी बात होती है. ना किसी गरीब की होती है, ना किसी किसान की होती है, ना किसी हारी की होती है, किसी की नहीं होती. सिर्फ इन्हीं 6 लोगों की, 5 लोगों की बात होती है बस. चीमा साहब, आपके 50-60 लोग हैं, चेहरे बदल बदल के मुख्तलिफ पार्टियों से इलेक्टेबल हैं. पाकिस्तान की किस्मत के फैसले वो कर रहे हैं. कुछ यूनिफॉर्म में है, कुछ जज हैं, कुछ तमाशे हैं. पाकिस्तान की दवाई का मौजब वही है. और मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं. मैं मुसलसल कई लोगों के साथ इन टच हूं जो बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर, लेकिन इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं वो कि आप सोच नहीं सकते. खतरनाक हद तक मायूस हो चुके हैं. खतरनाक. तो दोस्तों, जैसा कि आपने साझेदारों को सुना कि वो बता रहे हैं कि भाई साहब मोदी को हराना नामुमकिन हो चुका है, मतलब कि इम्पॉसिबल हो चुका है. मतलब कि मोदी जिस तरीके से मतलब कि जियो पॉलिटिक्स को चलाते हैं ना, मतलब कि वो मतलब कि एक चर्चा का विषय है. ठीक है भाई साहब. और क्या बोलते हैं, उन पर बुक्स लिखनी चाहिए. मतलब कि बुक्स लिख रहे हैं लोग, मतलब कि विद्वान लोग, एनालिस्ट लोग, मतलब कि भारत के पॉलिटिक्स, मतलब कि भारत जो जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है. ठीक है भाई साहब. और जो भारत मतलब कि किसी भी मतलब थ्रेड से घबराता नहीं है. मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप मतलब कि भारत को थ्रेट कर रहे हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, टैरिफ लगा के मतलब कि
टैरिफ लगाने का मतलब कि 500% टैरिफ भी लगाने का कह रहे हैं कि मतलब कि लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन उस दूसरी तरफ भाई साहब वो 15% मतलब कि टैरिफ को कम भी कर रहे हैं। मतलब कि भाई साहब ये भी अमेरिका की तरफ से मतलब कि एक मतलब कि नई जियो पॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है भाई साहब। मतलब कि नया वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, ठीक है भाई साहब। ये हो क्यों रहा है? मतलब कि कभी मतलब कि अमेरिका मतलब कि भारत को मतलब कि भारत पे मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है और कभी कभार बिल्कुल कम कर देता है। तो भाई क्या हो रहा है? क्योंकि भाई साहब मोदी झुकता नहीं है। मोदी झुक जाता तो भाई साहब फिर बात ही क्या होती। फिर मोदी अगर झुक जाता ना तो भाई साहब अमेरिका टैरिफ भी हटा लेता, क्योंकि भाई साहब अमेरिका को फिर गुलाम मिल जाता ना, एक गुलाम मिल जाता तो फिर उसके बाद वो अपना वो काम करवाता सारा का सारा। चाइना का है मतलब कि जो एशिया का खिता है, मतलब कि चाइना को काउंटर करना है तो सारा का सारा काम करवाता। फिर रशिया से भी हमारे संबंध बिगड़ते, चाइना से और भी ज़्यादा बिगड़ते, ठीक है भाई साहब। तो हमें ये चीज़ नहीं करना ना, हमें हमें अमेरिका के कैंप में जाना ही नहीं है। तो भाई बात ही खत्म होगी, ठीक है भाई साहब। इसी बीच में भाई साहब यूरोपियन यूनियन और भारत की जो ट्रेड डील हुई है ना भाई साहब, वो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है भाई साहब। बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स मतलब कि लिख रहे हैं, ठीक है भाई साहब, इसके बारे में, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, ठीक है भाई साहब। जिससे ट्रंप की रात की नींदें उड़ चुकी हैं भाई। जो ट्रंप मतलब कि थ्रेट दे रहा था ना कि मतलब हम इतना टैरिफ लगा देंगे भारत के ऊपर, इसके ऊपर और भी देशों के ऊपर लगा देंगे, तो भाई साहब भारत की तरफ से तो झटका मिल गया है कि ट्रंप को, क्योंकि भाई साहब भारत झुकेगा नहीं, ठीक है भाई साहब। भारत ने तो साफ संदेश में बोल दिया कि भाई साहब अगर आप हमारा सामान नहीं ले सकते हैं भाई साहब, आप हमारे सामान पर मतलब कि इतना टैरिफ लगा रहे हैं, इतनी ड्यूटी लगा रहे हैं, तो भाई हम कोई और दूसरा पार्टनर ढूंढ लेंगे। तो भाई साहब यूरोपियन यूनियन भाई साहब 27 देश है यूरोपियन यूनियन में, तो भाई साहब अब इतने सारे देश है भाई साहब, अब हमारा सामान वहाँ पे जाएगा, ड्यूटी फ्री जाएगा भाई। 0% की ड्यूटी फ्री जाएगी, ठीक है भाई साहब। और वैसे ही यूरोपियन यूनियन का जो सामान आएगा उस पर भी कोई टैरिफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है भाई, कर लो जो करना है, लगा लो कितना भी टैरिफ लगाओगे भाई साहब। अमेरिका खुद बिल्कुल सारा का सारा टैरिफ हटा देगा भाई, क्योंकि भाई साहब भारत को फिर भारत का सामान नहीं जाएगा फिर अमेरिका में, फिर अमेरिका को कहीं और से लेना पड़ेगा। फिर तो भाई साहब वो फिर और भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो भारत भाई साहब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था आपका, ठीक है भाई साहब। आपने लेकिन धोखा किया भारत के साथ में, लेकिन भारत ने अब यूरोपियन यूनियन को ढूंढ लिया है। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई साहब ये एक लिखने वाली बात है, समझने वाली बात है, एनालाइज करने वाली बात है कि भाई साहब यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत के पक्ष में आया कैसे। यूरोपियन यूनियन इसलिए भारत के पक्ष में आया है क्योंकि भाई साहब यूरोपियन यूनियन को भी थ्रेट था ट्रंप से। ट्रंप जो थ्रेट दे रहा था ना, मतलब कि अमेरिका जो थ्रेट दे रहा था, हम इतना वो क्या बोलते हैं ग्रीनलैंड पे हम टैरिफ लगा देंगे, ग्रीनलैंड चाहिए, कनाडा चाहिए, ठीक है भाई साहब। और जीना हराम कर दिया था भाई यूरोप का भाई साहब। मतलब कभी कुछ तो कभी कुछ, नाटो वाला इसके साथ में ऐसे कर रहे हो तो भाई साहब नाटो वाला कोई ना कोई तो क्या बोलते हैं ट्रस्ट वाला बंदा ढूंढेंगे ना, ट्रस्ट वाला देश ढूंढेंगे ना वो, कि मतलब कि हमारी जो मदद कर सके भाई साहब ऐसे मुश्किल टाइम में, हमें अमेरिका से बचा सके। तो भाई साहब भारत का उन्होंने हाथ थाम लिया यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है भाई साहब। संदेश है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। मदर ऑफ ऑल डील कर चुके हैं भाई साहब। डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ठीक है भाई साहब। भारत जो कार इंपोर्ट करवाता है ना भाई साहब यूरोप से, भाई साहब वो सारी ड्यूटी फ्री हो जाएगी, ठीक है भाई साहब। भारत को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है भाई साहब। अब हमारे रिलेशन बन गए हैं अब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब जो यूरोप था ना, यूरोप जो हमें मतलब लेक्चर देता था ना कि भाई साहब मतलब कि भाई क्या बोलते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग में आप तो भाई साहब फ्यूलिंग कर रहे हैं, वॉर ऑफ फ्यूलिंग कर रहे हैं भाई साहब, फंडिंग कर रहे हैं, वॉर में फंडिंग कर रहा है भारत। तो भाई साहब उनसे जो बेहिसाब बैरल में तेल ले रहा है ना भाई साहब, वो तो भाई साहब फ्यूल। लेकिन उसी दूसरी तरफ भाई साहब जो वो यूरोप है वो भी तो भाई साहब ले रहा था यूरोप से तेल, यूरोप से मतलब कि यूरोप का तेल भारत के जरिए तो ले रहा था भाई साहब। भारत की यूरोप का तेल भारत की रिफाइनरीज में रिफाइन होके उसके बाद भाई यूरोप जा रहा था, तब कोई दिक्कत नहीं थी भाई साहब यूरोप को भी, ठीक भाई साहब। और भाई अमेरिका भी खुद अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भाई साहब अपनी जो एनर्जी खपत पूरी कर रहा था, वो कहाँ से ले रहा था एनर्जी भाई साहब, वहाँ से आ रही थी, क्या बोलते हैं क्या रशिया से आ रही थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भारत से दिक्कत हो रही थी। लेकिन भाई साहब अब मुंह बंद हो गया है ना। अब जो चटनी चटाई है भारत ने यूरोप को भाई साहब, यूरोपियन यूनियन को, तो भाई साहब अब वो चटनी चाटने के बाद तो भाई भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा ना भाई, क्योंकि भाई साहब अब यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ आ गया है ना भाई साहब। तो अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया गया है भाई यूरोपियन यूनियन की तरफ से, देखो भाई साहब अब तो हमारा पार्टनर सिर्फ भारत ही है, ठीक है भाई साहब। अब भारत जो है ना, भारत भाई चाइना के साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके भाई साहब एक अपना अलग ब्लॉक बनाएगा, उसके बाद सारा का सारा काउंटर करेगा अमेरिका की तरफ, क्योंकि भाई साहब डॉलराइजेशन होने वाली है, ठीक है भाई साहब। जो भारत ट्रेड कर रहा है ना भाई रशिया के साथ में भाई साहब, वो रूबल, उनका जो रूबल है और हमारा जो रुपीज़ है उसमें ट्रेड हो रहा है, ठीक है भाई साहब।
तो भाई चाइना के साथ भी मतलब कि हमारा ऐसे ही ट्रेड होगा मतलब कि रुपीज़ में, तो भाई साहब बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना फिर तो भाई साहब डॉलर और भी नीचे झुके गिरेगा, फिर उसके बाद भाई फिर क्या करेगा फिर अमेरिका। इसलिए भाई भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए भाई साहब। भारत मतलब कि अपने अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढ लेता है, ठीक है भाई साहब। भारत को चुनौती देना इतना आसान नहीं है भाई। भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है पूरी दुनिया की, ठीक है भाई साहब। भारत का लक्ष्य है 2035 से पहले पहले ही भारत क्या बोलते हैं तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, ठीक है भाई साहब। उससे पहले पहले ही बन जाएगा, ठीक है। और 2050 से पहले पहले हमें भाई साहब दूसरे नंबर की इकोनॉमी बननी है पूरी दुनिया में, ठीक है भाई साहब। जभी भारत के लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है भाई साहब, भारत को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।